Assalamu alaikum. Okay, so last time we were discussing the verbal communication, as you know, और उसमें मैं जो कवर किया था that was the oral part. थोड़ी देर आपको मैंने फाउंडेशन बनाई थी कि व्हाट इज़ कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. आज जो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ वो मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. जी, सो 4.1 टॉपिक आई कवर्ड. नाउ आई एम गोना कंटिन्यू 4.2 और द डिफरेंस बिटवीन ठीक है जी, किसमें? रिटन, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन. जी, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओरल और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है जी, ये हम डिस्कस करने वाले हैं टुडे. और मैं यहाँ पे ये टेबल बना देता हूँ इस तरह करके. ठीक है, सो द फर्स्ट डिफरेंस इज दी ओरल कम्युनिकेशन की बात करूँ कि ओरल कम्युनिकेशन इज लेस फॉर्मल. ठीक है जी, ओरल कम्युनिकेशन इज लेस फॉर्मल. सारे पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे, आई विल ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट्स. सो लेस फॉर्मल जो ओरल कम्युनिकेशन होती है, देखो आपके सामने बात कर रहा हूँ तो टू द पॉइंट बात नहीं होती. इंसान एग्जैक्टली जिस तरह बुक में लिखा हुआ है मैं उस तरह से बात नहीं कर रहा हूँ. कुछ अपने वर्ड्स की एडिशन होती है, अपनी एग्जांपल्स ऐड होती हैं. तो फॉर्मल होता है कि जहाँ पे आप एग्जैक्टली जिस तरह कुरान अगर आप जब रिसाइट कर रहे हो तो आप उसको एब्सोल्युटली आप फॉर्मल वे में कर रहे हो. आप अपने एंड पे उसको ना कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप वर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते, आप अल्फ़ाबेट्स को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, आप ज़ेर ज़बर को मूव ऑन नहीं कर सकते. तो जो एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो करना होता है दैट इज़ कॉल्ड द फॉर्मल कम्युनिकेशन. लेकिन जहाँ पे आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देते हो, अपने हिसाब से उसको थोड़ा चेंज कर देते हो, दैट इज़ जहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड द ओरल कम्युनिकेशन. आपके सामने बात कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से उसको मैं जो बुक की जो वर्डिंग उसको अपने हिसाब से मैं चेंज कर रहा हूँ. दैट्स कॉल्ड लेस फॉर्मल. रिटन कम्युनिकेशन इज फॉर्मल, प्लान एंड डिटेल. ठीक है जी, और रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, एब्सोल्युटली क्या होती है, अब आपको समझ लगी होगी कि बिल्कुल फॉर्मल होती है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी होती है. लाइक कोई इधर उधर की बात नहीं होगी. आपने जब भी एप्लीकेशन लिखनी है, कोई भी लेटर लिखना है, कोई भी रिपोर्ट लिखनी है, आप देखो इस बुक में ऑथर की अपनी कोई पर्सनल बात नहीं, उसकी अपनी कोई पर्सनल एग्जांपल नहीं है. इसमें सिर्फ टू द पॉइंट बात की है, सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात की है. सो जो रिटन कम्युनिकेशन होती है बड़ी फॉर्मल होती है, प्लान्ड होती है. जो ओरल कम्युनिकेशन अनप्लान्ड होती है. जिस तरह से मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं पहले प्लान नहीं करके आया था कि मैंने किस मौके पे मैंने कौन सी एग्जांपल देनी है और किस मौके मैंने कैसे बोलना है. नो, ये खुद ब खुद हो रहा है. जब भी आप किसी पर्सन से मिलते हो तो आप प्लान हाँ इतना प्लान होता है कि इस पर्सन को मैंने मिलना है, लेकिन उसको मिलने के बाद आप कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हो और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन आप कैसे बात करते हो वो स्पॉन्टेनियस होता है, अनप्लान होता है. सोल कम्युनिकेशन अनप्लान होती है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन बड़ी प्लान होती है. और डिटेल फॉर्म में रिटन कम्युनिकेशन में जो उस बात को एक्सप्लेन किया गया होता है टू द पॉइंट होती है और बड़ी डिटेल फॉर्म में होती है. ठीक है जी, ओके. उसके बाद जी सिर्फ मैं आपको की वर्ड्स लिखूंगा, मैं सारे वर्ड्स नहीं लिखूंगा क्योंकि उससे इट कंज्यूम हेल ऑफ टाइम, मेरा काफ़ी टाइम उसमें लग जाएगा. तो आई विल जस्ट राइट टू द पॉइंट कि इसमें ये कहना चाह रहे हैं. की वर्ड्स में मेंशन करूंगा. इट प्रोड्यूसेस, अब ओरल कम्युनिकेशन सेकंड, इट प्रोड्यूस अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड. ओरल कम्युनिकेशन में जी प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स होता है. कौन सा रिस्पॉन्स होता है बेटा? प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स. ठीक है, अब आपको पता ही है कि ओरल कम्युनिकेशन जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो आपको जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉम्प्ट आएगा, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट. ठीक है जी, तो प्रॉम्प्ट होता है फौरन. जब आप किसी से बात करते हो, चाहे टेलीफोन पे करो या चाहे फेस टू फेस करो, तो अगले पर्सन का जो रिएक्शन होता है वो फौरन आपके सामने आ जाता है. सो दैट इज कॉल्ड इट प्रॉम्प्ट्स. इट प्रोड्यूसेस अ प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स ऑफ सम काइंड. वो अच्छा भी हो सकता है, वो अदर वे अराउंड भी हो सकता है. अब नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन में इट कॉजेज अ रिस्पॉन्स आफ्टर अ लैप्स ऑफ सम टाइम. यहाँ पे लैप्स होता है, लैप्स होता है बेटा. लैप्स होता है कि आपने किसी को ईमेल की, आपने किसी को एसएमएस किया, आपने किसी को व्हाट्सएप किया या आपने मैसेज डिलीवर किया. अब जब वो ऑनलाइन होगा या जब उसको रीड करेगा तभी आपको रिस्पॉन्ड करेगा ना. ओके, तो इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो फौरन नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है. इवन कि अगर पर्सन ऑनलाइन भी है तो अगर वो आपको जब जवाब लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है तो इसमें थोड़ा लैप्स ऑफ टाइम होता है, फ़ौरन आपको जवाब नहीं मिलता मोस्ट ऑफ द टाइम बिजनेस कम्युनिकेशन में, क्योंकि ईमेल की जाती हैं, लेटर्स फॉरवर्ड किए जाते हैं, मेमोस लिखे जाते हैं, रिपोर्ट्स फॉरवर्ड की जाती हैं और उस लेटर का रिप्लाई आपको कुछ पता नहीं है कि 2 दिन के बाद आए या 1 हफ्ते के बाद आए या
नेक्स्ट डे आए, तो इसमें टाइम काफ़ी लग जाता है। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में जो रिप्लाई आता है वो काफ़ी देर के बाद आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में आपको रिस्पॉन्स है वो प्रॉम्प्ट होता है। द थर्ड इज ओरल कम्युनिकेशन इज नॉट वैल्यूड मच फॉर लीगल पर्पस। आपको मैंने पहले बताया था कि नॉट वैलिड फॉर लीगल पर्पस। अगर मैं सारा लिखूंगा तो फिर जगह कम पड़ जाएगी, तो मैं सिर्फ इतना से लिखता हूँ, नॉट वैलिड। आपको मैंने पहले बताया था बेटा कि जो कोर्ट वगैरह में जो प्रूफ के लिए जो रिक्वायर्ड होती है, प्रूफ के लिए वो रिटन कम्युनिकेशन होती है, ना कि ओरल कम्युनिकेशन। क्योंकि ओरल कम्युनिकेशन किसी ने बात कर दी तो बात खत्म हो गई, लेकिन उसका प्रूफ अवेलेबल नहीं होता। जिस तरह से मैंने आपको जो पढ़ाया है, ओके, अगर इसकी रिकॉर्डिंग ना होती, अब तो रिकॉर्डिंग की फॉर्म में वो अवेलेबल हो जाती है। अब यस, प्रूफ नाउ डेज इज अवेलेबल इन रिकॉर्डिंग फॉर्म। पहले रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होती थी, पहले वीडियोस और कैमरास वगैरह नहीं होते थे एज सच, ओके। तो उस वक्त जो है फिर ओरल कम्युनिकेशन को इतना रिलाई नहीं किया जाता, रिटन कम्युनिकेशन को ही फोकस किया जाता था। लेकिन यस, आजकल हम कह सकते हैं कि इसको भी कोर्ट में हम शो कर सकते हैं। लेकिन जब ये बुक लिखी गई थी वो आज से 5-6 साल या 7-8 साल पहले की बुक है, तो उस वक़्त ये चीज़ें इतनी इन नहीं थी, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इतनी इन नहीं थी, उस वक्त रिटन कम्युनिकेशन को ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो ये कहना चाह रहा है ओरल कम्युनिकेशन इज़ नॉट वैल्यूड मच फॉर लीगल पर्पसेस। इसको हम कोर्ट वगैरह में इतना इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोर्ट में ज़्यादा जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो पेपर बेस्ड होती है और वो रिटन कम्युनिकेशन होती है। नेक्स्ट इज जी, इट कैरीज मोर अथॉरिटी एंड इज प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शंस। यस, प्रूफ, वही प्रूफ है। प्रूफ, इसका जो प्रूफ, इस प्रूफ को नहीं माना जाता, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के प्रूफ को एक्सेप्ट किया जाता है और बड़ा हैप्पीली इसको अप्रिशिएट किया जाता है अगर आपके पास उसके बाकायदा रिटन फॉर्म में प्रूफ हो। और प्रूफ ऑफ अ ट्रांजैक्शन के जब भी आप कोई बिजनेस डीलिंग करते हैं तो आपको पता है कि आपको एक रसीद मिलती है, और वो रसीद जो है दैट्स कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन। आप कोई भी बाइंग करते हैं, कोई भी सेलिंग करते हैं, तो आप एक रसीद जनरेट करते हैं एंड दैट रसीद इज कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इस पर्सन ने क्या बाय किया, इस पर्सन ने क्या सेल आउट किया और किस प्राइस पे किया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ इज ओरल कम्युनिकेशन इज हाईली फ्लेक्सिबल। आपको पता ही है बेटा कि जो ओरल कम्युनिकेशन होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, अपने हिसाब से इसको आप चेंज कर सकते हो। जिस तरह से मैं अपने हिसाब से इस बुक की वर्डिंग को चेंज कर सकता हूँ, अपने स्टाइल के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर आप प्रेजेंटेशन देने के लिए आओगे, आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके एक्सप्लेन करोगे। सो हर पर्सन का एक नेचुरल वे होता है और उसके मुताबिक वो उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज इट इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। इट इज रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल। अब इसका जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, ये हो गया फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल का जो ऑपोजिट है बिल्कुल आपने ऑपोजिट लिख देना है, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है, रिजिड, कि ये रिजिड, ठीक है। रिजिड होता है जी कि अब जो लिख दिया गया सो लिख दिया, अब जो बुक आपकी लिखी हुई है सो लिखी हुई है, कुछ किया नहीं जा सकता। सो फ्लेक्सिबल है जहाँ पे आप उस चीज़ को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, लेकिन रिजिड होता है कि जहाँ पे आपने उसको वैसे लेके चलना होता है जैसे वो चीज़ लिखी होती है। बुक है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई मिस्टेक्स भी हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट वन, वी हैव टू फॉलो इट। तो रिटन कम्युनिकेशन रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, स्टिक होती है, वही कह रहा है इनफ्लेक्सिबल। ठीक है जी। तो उसके बाद जी इट इज एन एक्टिव ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। इसमें हम बड़े एक्टिव होते हैं। जिस तरह से आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, तो आई एम सपोज टू बी वेरी एक्टिव, वेरी वेरी एक्टिव। ठीक है जी, वेरी वेरी एक्टिव। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखूं ताकि सारे पॉइंट मेरे यहाँ पे आ जाए। सो रिटन कम्युनिकेशन बड़ी जो ओरल कम्युनिकेशन होती है बड़ी एक्टिव होती है। जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे आप किसी से बात नहीं कर सकते। यू आर नॉट सपोज टू बी पैसिव। आप एनर्जी होनी चाहिए, आप मोटिवेशन होनी चाहिए। ओके, जब आप एनर्जी होगी तो आप ओरल कम्युनिकेशन करेंगे, बोल सकेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू हैव द ओरल कम्युनिकेशन जी। सो इट इज़ प्रिसाइज एंड डायरेक्ट। प्रिसाइज एंड डायरेक्ट। एक्टिव की वो यहाँ पे कह रहा है ये डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के हम टू द पॉइंट होते हैं। और यहां पे ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव हम उस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं
जिस पर्सन के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं हम उस पर्सन के मुताबिक कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है कि हम उस पर्सन के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हमने जो मैसेज है उसके साथ कंसर्न है, और जब मैसेज को हम डिलीवर कर रहे हो दैट कॉल्ड डायरेक्ट एंड प्रिसाइज। ठीक है, प्रिसाइज के जस्ट हम मैसेज के साथ कंसर्न है। जिस तरह से ये बुक लिखी गई है, अब ये बुक्स आप स्टूडेंट्स के लिए सेम है। अब एक्टिव है कि अगर आप मेरे सामने होते फेस टू फेस तो मैं फिर आपके मुताबिक आपको डिलीवर करता, मुझे पता होता कि आपकी ये नेचर है, ये पर्सनैलिटी है, आपका ये कैलिबर है, उसके मुताबिक आपको डिलीवर करता। ओके, लेकिन somehow it is not so much possible due to the camera barrier. ओके, तो सेकंड इट इज प्रिसाइज एंड डायरेक्ट। सेकंड में क्या कहना, डायरेक्ट का मतलब ये है कि अब वो कम्युनिकेशन सारों के लिए सेम है, ये बुक सारों के लिए सेम है। ओके, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट्स सेम फॉर द ऑल। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसने सबके लिए एक कम्युनिकेशन लिख दी है आई कैप ने, यू हैव टू फॉलो इट। जी, उसके बाद नंबर 6 जो डिफरेंशिएशन की गई है, द स्पीकर कैन गेट ऑडियंस इंगेज साइकोलॉजिकली। जब आप बोलते हैं तो साइकोलॉजिकली क्या होता है, ये आप बड़े हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि नफ्सियाती तौर पे लोग आपके साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं, उनकी थिंकिंग और आपकी थिंकिंग सेम होती है क्योंकि वो आपके स्टूडेंट होते हैं। ओके, तो अब जिस तरह से आपने बीसी गो थ्रू कर रहे हो, क्यूएम गो थ्रू कर रहे हो, बाकी कोर्सेज, तो अब आप उस टीचर का रिफ्लेक्शन होने वाले हो। अब आपने जो बिजनेस कम्युनिकेशन को आगे एक्सप्लेन करना है, आपने मेरी ही वर्ड्स को आगे समझो अपनी तरह से उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपके जहन में जो थ्योरी इस्टेब्लिश होगी, आपके जहन में जो नॉलेज डेवलप हो रहा है, जो न्यू वोकैबुलरी, जो न्यू वर्ड्स ऐड हो रहे हैं, वो मेरे वर्ड्स ही ऐड हो रहे हैं, टीचर्स के ऐड हो रहे होते हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि आप ओरल कम्युनिकेशन में लोगों को साइकोलॉजिकली उनके ख्यालात को आप समहाउ कंट्रोल करके अपने मुताबिक उनको चेंज कर सकते हो। और ये जो लीडर्स होते हैं यही काम करते हैं कि वो साइकोलॉजिकली लोगों को अपने मुताबिक मोल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, ये लीडर की निशानी होती है कि फिर जो आवाम की सोच होती है वो लीडर की सोच होती है। आपको पता ही है, जिस भी लीडर को फॉलो करते हो तो आप उस लीडर की, जैसे कहते हैं तोती बोलना, ठीक है, उसकी तोती, ओके, उसी पपेट हो जाते हैं, उसी के हम अल्फाज को आगे यूज़ कर रहे होते हैं जी। सो इट इज़ लेस पर्सनल। मुझे लिखने दें, मुझे पहले साइकोलॉजिकली PSYCHOLO साइकोलॉजिकली इंगेज। ठीक है जी, और साइकोलॉजिकली मतलब उस पर्सन के मुताबिक हम उसको ग्रैब कर लेते हैं ओरल कम्युनिकेशन में। लेकिन अब इसमें नेक्स्ट करें लेस पर्सनल। ठीक है जी, सो लेस पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन आपके मुताबिक नहीं होती, ये सबके लिए लेस पर्सनल। हमने पहले वर्ड चैप्टर 2 में गो थ्रू किया था इम्पर्सनल, कि दैट इज सेम फॉर द ऑल, दैट इज कॉल्ड द impersonal. Next is it is spontaneous. Do you have space? Yes, I can write here. Spontaneous के बोलने के लिए बेटा बोलने के लिए बेटा स्पॉन्टेनिटी चाहिए। स्पॉन्टेनिटी होता है कि सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना होता है। आप जिस भी सिचुएशन में होगे उसके मुताबिक जब तक आप नहीं बोलोगे बात नहीं बनेगी। तो इसमें आप प्लान होकर नहीं चल सकते। ओरल कम्युनिकेशन में आपने अनप्लान होकर चलना होता है, सिचुएशन के मुताबिक चलना होता है। सो दैट इज कॉल्ड द इट इज स्पॉन्टेनियस। और इसमें क्या है, इट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है जी, आपने अपने मकसद को कंप्रोमाइज नहीं करना होता। यहाँ पे स्पॉन्टेनियस समहाउ आप सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को थोड़ा कंप्रोमाइज कर जाते हो स्पॉन्टेनियस में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्या है जी, आप हर हाल में आपने उस ऑब्जेक्टिव को, उस मकसद को अपने सामने रखना होता है जिस मकसद के लिए रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो। अब सपोज आप एक बुक लिख रहे हैं और बुक वो आप 500 पेजेस की लिख रहे हैं, उसमें आपका टाइम लगना है वो 3 इयर्स का लगना है। अब 3 इयर्स में आपने उसी चीज़ पे फोकस रखना है। सिचुएशन जो मर्जी हो, हालात जो मर्जी हो, आपने उस बुक से डिविएट नहीं करना। सपोज अब आप खुद बुक लिख रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन की, और इट कंज्यूम्स लाइक 1 year फॉर यू टू राइट अ बुक, ओके, फॉर यू। अब 1 साल जो मर्जी हो जाए, सिचुएशन जो मर्जी आए, हालात जो मर्जी आए, आपकी सेहत जो मर्जी हो, आपका मूड जो मर्जी हो, ठीक है, अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप रिटन कम्युनिकेशन वही लिखनी है कि जो आप डिफाइन कर रहे हो, जो आपका पर्पस एक्चुअली। ठीक है जी, सो आई एम डन टिल हियर।
I'm done the difference between oral and written communication. Now I'm going to go for the forms of oral communication. यहाँ तक ओके हो गया, यहाँ तक डन है जी. So I'm gonna okay. So next is form. अब different forms हम go through करेंगे. अब आपकी 100% बेस बन गई है कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है और ओरल कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन का डिफरेंशिएट किया. देखें अब ये वर्बल कम्युनिकेशन ही है, वर्बल कम्युनिकेशन ही है ना, ओरल एंड रिटन. दैट्स वाई उसने दोनों को इसी टॉपिक में मर्ज कर दिया है और फिर दोनों को डिफरेंशिएट भी कर दिया है कि बोलने में और ओरल में दोनों चीज़ें होती हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, और रिटन कम्युनिकेशन में दोनों चीज़ें होती हैं, राइटिंग एंड रीडिंग. ठीक है, तो दोनों को उसने कंपेयर भी कर दिया है. अब आपकी माशाल्लाह से बड़ी स्ट्रॉन्ग सी बेस बन गई है दैट व्हाट इज मेंट बाय ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है जी. सो द नेक्स्ट इज फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. जी द नेक्स्ट इज द फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. 4.3 हम 2 टॉपिक्स इससे कवर कर चुके हैं माशाल्लाह से. 4.1 बेस बनाई है, फिर डिफरेंट डिस्कस किए. अब हम डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं जी. 4.4 जी. सो फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. कितनी फॉर्म में, कितनी शक्लों में हम ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. फॉर्म्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है जी, कितने फॉर्म्स में. तो एक आपको पता ही है 2 फॉर्म्स में कर सकते हैं. इफ द पर्सन इज अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू तो हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे. इफ द पर्सन इज नॉट अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू तो हम मैकेनिकली उस पर्सन से बात करेंगे. तो वही कहना चाह रहा है, ओरल कम्युनिकेशन इंक्लूड 2 ब्रॉड कैटेगरीज, फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड कन्वर्सेशन यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस, फॉर एग्जांपल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. ठीक है जी. तो जहाँ पे फेस टू फेस पॉसिबल नहीं है, जहाँ पे पर्सन रिमोट एरिया में अवेलेबल है, लाइक आपसे काफ़ी दूर है या आपसे बिल्कुल थोड़ा सा भी दूर है, आप उससे आप फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, देन यू हैव टू यूज सम टेक्नोलॉजी ICT टू हैव कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन. ठीक है जी. अब फेस टू फेस को वो डिस्कस कर रहे हैं, फेस टू फेस को डिस्कस कर रहा है कि फेस टू फेस में हम कितनी तरह से कम्युनिकेशन करते हैं. अब बिजनेस कम्युनिकेशन में जो सबसे पहले कम्युनिकेशन होती है फेस टू फेस, वो इंटरव्यू की फॉर्म में होती है, जहाँ पे आप डिस्कस करूंगा डिटेल में इंटरव्यू क्या होता है, जहाँ पे अगले पर्सन के सामने आप बैठे होते हैं और आप जो है ना अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपने बारे में बता रहे होते हैं. दैन ग्रेवाइन कम्युनिकेशन हम ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं. उसके बाद हम नेगोशिएशन हम डिस्कस करेंगे, फिर मीटिंग डिस्कस करेंगे. ओके फिर स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन, ये सारे क्या हैं जी, और ये फेस टू फेस टूल्स हैं. और उसके बाद जो लास्ट टूल है जो हम मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू करते हैं, दैट इज द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. दैट इज द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन. ठीक हो गया जी. सो द फर्स्ट वन इज दी, अब फेस टू फेस को हम पहले डिस्कस करने वाले हैं बेटा. फेस टू फेस में सबसे पहला क्या है जी, इंटरव्यूज. सो लेट मी राइट हियर, सॉरी ये 4.3 था बेटा, दिस वाज द 4.3 नॉट 4.4. 4.3. अब हम 4. इसी के अंदर 4.4 द सब टॉपिक ऑफ दिस वन एंड दैट इज द फेस टू फेस कम्युनिकेशन. फेस टू फेस कम्युनिकेशन. ठीक है जी. अब फेस टू फेस में हम डिफरेंट तरह से कम्युनिकेशन करते हैं. द फर्स्ट वन इज द, हम जो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आज, वो है जी इंटरव्यू. जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमने क्या है जी, ग्रेवाइन. ग्रेवाइन ऐसे ही है ना बेटा. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो क्या है जी, यस ग्रेवाइन. तो थर्ड हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या करेंगे जी, नेगोशिएशंस. उसके बाद जो डिस्कस करेंगे हम क्या करेंगे जी, मीटिंग्स. उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो क्या है जी, स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस. स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस जी. सो स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशंस.
यस, ठीक है जी। सो देख लें, यस, हम ये 5 एरियाज कवर करने वाले इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन में। जब भी हमने फेस टू फेस कन्वर्सेशन करनी है दूसरे के साथ, हमने आमने सामने होकर बात करनी है बिजनेस कम्युनिकेशन में, तो हम 5 डिफरेंट फॉर्म्स में बात करते हैं। जब मैकेनिकल डिवाइस की बात करेंगे, फिर हम टेलीफोनिक की बात करेंगे। अब क्योंकि बुक थोड़ी पुरानी है तो उसमें टेलीफोन का मेंशन किया गया, उसको अपडेट किया जाए, उसमें हम फिर इंटरनेट को भी ऐड कर देंगे, सोशल मीडिया को भी ऐड कर देंगे। बट आपकी बुक जो सिर्फ फोकस कर रही है राइट नाउ वो सिर्फ टेलीफोन पे कर रही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले डिस्कस करूंगा इंटरव्यू, लेकिन उससे पहले वो थोड़ा आपकी बेस बना रहा है कि व्हाट इज कॉल्ड फेस टू फेस कम्युनिकेशन। सो फेस टू फेस कम्युनिकेशन रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फीलिंग्स। जब आप किसी के सामने होते हैं तो आप अपनी उससे बात कर रहे होते हैं, उस इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस से शेयर कर रहे होते हैं। वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर फिजिकली प्रेजेंट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन प्रोसेस, के जहाँ पे वो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, फिजिकली आपके सामने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इन इंक्लूड द फॉलोइंग मेजर टाइप। अब डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज दी, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मैं इसके ऊपर, ठीक है जी। सो द फर्स्ट वन इज दी इंटरव्यूज। अच्छा, बेसिकली इंटरव्यूज क्या होते हैं आपको पता ही है, 2 पार्टीज होती हैं, इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई। जो इंटरव्यूअर होता है वो आपको हायर कर रहा होता है। सबसे पहले बिजनेस कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, ओके और जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जो पर्सन आपको रख रहा होता है, जो आपको सिलेक्ट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड द इंटरव्यूअर। और जो इंटरव्यू दे रहा होता है, जिसने सिलेक्शन करवानी होती है, जिसने वहाँ काम करना होता है, जो वहाँ पे इंटरेस्टेड होता है टू डू द वर्क, इज कॉल्ड द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है और इंटरव्यू उनका रिप्लाई देता है, आपको पता ही है। और अगर इंटरव्यू का रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू द इंटरव्यूअर होगा, उसके जवाब इंटरव्यूअर के मुताबिक होंगे, उसके जवाब सही होंगे, तो तभी उसको वो जॉब मिल पाएगी। ठीक हो गया यहाँ तक जी? यहाँ तक ओके? ओके, सो लेट मी गो टू एन इंटरव्यूअर कैन बी रिगार्डेड एज अ फॉर्मल टॉक। जो सबसे पहली आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन में जो फॉर्मल टॉक होगी, आप अभी तक जितनी भी टॉक्स कर रहे हो वो इनफॉर्मल कर रहे हो, मतलब आप दोस्तों यारों में कर रहे हो, फैमिली में कर रहे हो, लेकिन जब जो फर्स्ट आपकी जो फॉर्मल टॉक होगी वो इंटरव्यू में होगी। एंड इंटरव्यू कैन बी रिगार्डेड एज अ फॉर्मल टॉक बिटवीन 2 पीपल पार्टीज, दैट इज इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। ठीक है, 2 लोग होते हैं, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूई। द इंटरव्यूअर आस्क्स द इंटरव्यू टू ऑब्टेन नीडेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरव्यू। ठीक है जी, इंटरव्यू जो है ना क्वेश्चन पूछता है फ्रॉम इंटरव्यू से टू आस्क सर्टेन क्वेश्चन। द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन माइट इंक्लूड एबिलिटीज, बैकग्राउंड, एटीट्यूड, एक्सपर्टीज एक्सेट्रा। ठीक है जी, अब द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन माइट इंक्लूड एबिलिटीज। ठीक है, अब उससे वो उसकी एबिलिटीज के बारे में पूछेगा, उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके क्रेडेंशियल्स के बारे में, उसके स्किल के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, उसके नॉलेज का वो पूछेगा। इट इज़ अ प्रोसेस दैट हेल्प द इंटरव्यू टू एवेलुएट दैट, इसके थ्रू उसको एवेलुएट करता है कि जो पर्सन मेरे पास आया है काम करने के लिए, जॉब लेने के लिए, वो कितने पानी में है और उसने अपनी ज़िंदगी में अभी तक क्या हासिल किया है, उसमें एक्चुअली है क्या, उसमें हाउ मच ही होल्ड द इंफॉर्मेशन, हाउ मच ही हैज़ द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट टास्क, उसमें कितनी सलाहियत है उस जॉब को परफॉर्म करने में। सो इंटरव्यू कैन बी कंडक्टेड फॉर मल्टीपल पर्पज, सम ऑफ देम आर, ठीक है। अब उसको मल्टीपल पर्पस के लिए हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज हम उसको जॉब के लिए, जब हमने जॉब लेनी होती है तो वहाँ पे हम इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं। फॉर गेटिंग अ जॉब विद द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव कंडक्ट द इंटरव्यू ऑफ द जॉब सीकर। ठीक है, जो जॉब सीकर होता है, जिससे जॉब हासिल करनी होती है, वहाँ पे इंटरव्यू का इंटरव्यू करता है। इंटरव्यू का क्या करता है? इंटरव्यू करता है। ये गल समझ आ गई बेटा? इंटर है ना, इंटर। अब इंटरव्यू, इसको आप ऐसे लिख लो, मैं इसको आपके लिए लिख देता हूं बेटा, इंटरव्यू। ये इंटरव्यू है, ये देखिए इंटर, बल्कि आपके लिए मैं इसको ब्लैक में लिखता हूं ताकि इंटर, ये देखिए इंटर, ये इंटर आपको पता है अब क्या होता है, आपकी बेस बन गई है चैप्टर 4 में। इंटरव्यू, दोनों के व्यूज मैच करेंगे, दोनों की साइकोलॉजी मैच करेगी, दोनों का थिंकिंग प्रोसेस सेम होगा, तो ही बात बनेगी, तो ही वो आपको हायर करेगा। आप खुद देखो कि आप जिससे दोस्ती करते हो, तो जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ आपका व्यू सेम होता है। ये हो नहीं सकता कि आपका एक दोस्त है, सपोज आप बहुत रिलीजियस है और आपका दोस्त है ना वो बहुत एक लिबरल सॉर्ट ऑफ है,
तो वो एक मजहबी बंदे के साथ एक मजहबी बंदा ही चल सकता है, एक लिबरल बंदे के साथ लिबरल पर्सन ही चल सकता है। तो ये कहना चाह रहा है कि जब तक व्यूज़ मैच नहीं करेंगे, नॉलेज अगर नहीं आता, इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो आपको सिखा देगा, एबिलिटीज़ नहीं है वो आपको सिखा देगा, लेकिन वो व्यू का कुछ नहीं कर सकता। व्यूज़ ये नेचुरली आप में डेवलप हो जाते हैं, बचपन में आपको पता ही है 5-6 साल में डेवलप हो जाते हैं, 8-10 साल में मैक्सिमम। उसके बाद उनको चेंज करना तकरीबन बहुत मुश्किल हो जाता है। वो आपको कहता है कि भाई व्यूज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे व्यूज़ बताओ, अगर व्यूज़ मेरे मुताबिक होंगे तो मैं आपको सिलेक्ट कर लूँगा। आज तक जो सिनेरियो है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एबिलिटीज़ नहीं है, तो इट्स फाइन, वो आपको समहाउ सिखा देगा। 3.5 साल आपने वो आर्टिकलशिप में वो चीज़ें सीखनी है, वो डैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन व्यूज़ इंटरव्यू, तो बेसिकली वो क्या चेक करते हैं, आपके व्यूज़ चेक करते हैं। ओके, सीए के बारे में आपके व्यूज़ पूछेगा इंटरव्यूअर, आपने प्रोफेशन क्यों चूज़ किया वो पूछेगा, आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा, ठीक है जी। सो दिस ही मीन टू से द फर्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट इज दी टू कम्युनिकेट द ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स एंड जॉब रिक्वायरमेंट टू द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉइज। अच्छा, उसने इसको इंटरव्यू में दे दिया है। आजकल जो ओरिएंटेशन होती है, अगर आपको याद हो तो जाहिद कवी साहब ने प्रॉब्ली आपकी ओरिएंटेशन की होगी। वो जो ओरिएंटेशन है वो उसको ये सेकंड पॉइंट में वो डिस्कस कर रहा है, उसको उसने इंटरव्यू में डाल दिया। हालांकि दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओरिएंटेशन लिटिल बिट डिफरेंट थिंग, लेकिन उसको यहाँ मेंशन कर दिया कि जब आप न्यू होते हैं, आपको सपोज आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, आप जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए, अब आपको कंपनी के नॉर्म्स का तो नहीं पता, आपको अपने काम का तो नहीं पता, आपने उस कंपनी में सर्वाइव कैसे करना उसको तो आपको नहीं पता। तो उसके लिए आपकी ओरिएंटेशन की जाती है, जहाँ पे आपको बताया जाता है दिस इज हाउ यू आर गोना परफॉर्म द जॉब हियर। ठीक है जी, सिलेक्शन डिफरेंट प्रोसेस, सिलेक्शन के बाद आप वहाँ पे किस तरह से सर्वाइव करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो सर्वाइवल के लिए जो आपको बताया जाता है कि आपने इस तरह से वहाँ पे सर्वाइव करना है, इस तरह से आपको यहाँ इस तरह से आपने अगर आपकी छुट्टी लेनी है तो ये प्रोसीजर है, आपकी प्रमोशन इस तरह से होगी, आपके इंक्रीमेंट इस तरह से लगेंगे, आपने आपके बॉस इस तरह के हैं, आपने उनके इस तरह से कम्युनिकेशन करनी है, आप लेटर इस तरह से यहाँ पे लिखनी है, आपने रिपोर्ट इस तरह से बनानी है। तो ये जो सारा काम करने का तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। वो उसको इंटरव्यू में यहाँ पे ले रहा है, दैट्स द सेकंड पॉइंट। थर्ड इज द एम्प्लॉयर माइट इंटरव्यू bright and competent employee in the context of some existing problem to gain his or her response। ठीक है। अब थर्ड क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम, डिफरेंट चैलेंजेस आते रहते हैं, डिफरेंट इश्यूज आते रहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट जब चैलेंजेस आते हैं तो वो सारे चैलेंजेस जो है ना वो बॉस अकेला हैंडल नहीं कर सकता। वो जो कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, जो इस काबिल होते हैं, वो उनको कॉल करता है, उनको पूछता है, उनसे काउंसलिंग करता है, उनसे गाइडेंस लेता है, बताएं जिसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि अच्छे एम्प्लॉइज़ को उस हिसाब से पे भी किया जाता है, उनको जो पे किया जाता है वो उनके इंटेलेक्चुअल की वजह से किया जाता है, क्योंकि वो दे आर सो शार्प, दे आर सो इंटेलेक्चुअल, ठीक है जी, कि वो फ़ौरन जो ना मसले का हल बता देते हैं, अच्छा हल बता देते हैं। सो ये कहना चाह रहा है कि फिर उनका इंटरव्यू किया जाता है। तो एम्प्लॉयर माइट इंटरव्यू ब्राइट एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉई, एक एम्प्लॉई है जो बहुत ब्राइट है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत स्किलफुल है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सम एग्जिस्टिंग, कोई प्रॉब्लम कंपनी को आई, कोई चैलेंज आ गया, टू गेन हिज रिस्पॉन्स, कि उसमें उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो क्या समझता है। ठीक है जी। उसके बाद जी द लास्ट इज द एम्प्लॉयर माइट बी इंटरव्यू इन ऑर्डर टू इवेलुएट हिज जॉब इन परफॉर्मेंस एंड डिस्कस हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है जी। अब लास्ट बुलेट पॉइंट है कि जब आप जॉब पे हायर हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ओरिएंटेशन हो गई, फिर आपसे फर्दन फवक्तन जो है ना वो थर्ड बुलेट पॉइंट जिसमें डिस्कस कर रहा है कि वो आपसे वो पूछता भी रहता है कि बताएं इस मसले को कैसे हल किया जाए। अब उसके बाद फोर्थ पे जब आपको सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है, जब आपको बोनसेस दिए जाते हैं, जब आपकी प्रमोशन की जाती है, तो उससे पहले आपको कॉल किया जाता है, आपको पूरे साल की कारकर्दगी बताई जाती है कि देखें पूरे साल में आपने ये अच्छा किया और ये आपने अच्छा नहीं किया, ताकि पर्सन सेटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर किसी का बोनस ज़्यादा आ गया, किसी कम आया, किसी की इंक्रीमेंट ज़्यादा लगा, किसी का नहीं लगा, किसी की प्रमोशन ज़्यादा किसी की नहीं हुई, तो हम कंपनी को ब्लेम करेंगे, देखें हमारे साथ बायसनेस हो रही है, मेरे साथ ये तजाद, ये कंपनी ये अच्छा नहीं कर रही। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कंपनी पहले कॉल करती है और पहले पूरे साल की आप ही करके आपको सामने रखती है कि देखें दिस वाज योर परफॉर्मेंस, ये आपने अच्छा परफॉर्म किया और ये आपने अच्छा परफॉर्म नहीं, इसकी बेस पे हम आपको ये इंक्रीमेंट दे रहे हैं और ये इंक्रीमेंट आपको नहीं मिल रहा प्रॉपर्ली। सो ये कहना चाह रहा है कि हम उनकी इवैल्यूएशन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस करते हैं, ताकि उनकी उस बेस पे उसको फिर आगे उनको फर्दर ऑन उनको फैसिलिटीज़ या उनको आगे प्रमोशन वगैरह प्रोवाइड की जाएं या इंक्रीमेंट उनको लगाया जाए। ठीक है जी। सो उसके बाद बेटा दिस आई एम डन, इंटरव्यू पार्ट आई एम डन विद,
जो मैं डन कर रहा हूँ उसके साथ मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, रेड मार्क कर रहा हूँ कि आई एम डन। द नेक्स्ट इज दी, तो नेक्स्ट जो है वो क्या है जी, द नेक्स्ट इज द ग्रेप वाइन। अब जो नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो क्या है जी, दैट इज द ग्रेप वाइन। जी आपको मैंने बताया बेटा ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, यू नो इट वेरी वेल। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है कि जहाँ पे हम एब्सोल्युटली जब कोलीग्स में आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, जिस तरह से आप क्लास में हैं तो जब टीचर के साथ कम्युनिकेशन है वो तो फॉर्मल कम्युनिकेशन, लेकिन जब आप आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओके, तो दैट इज कॉल्ड द ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बेसिकली जहाँ पे हम मकसद से हट के अपनी ज़ात की बातें करना शुरू कर देते हैं, अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो फैमिली की लाइफ है, या जो अपनी पर्सनल आपकी सोचें हैं उनको आप डिस्कस करना शुरू करते हैं। दिस इज व्हाट आई लाइक, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। सो दैट इज कॉल्ड द ग्रेप वाइन। आई टोल्ड यू इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 1, इन चैप्टर नंबर 2 इवन आई गेस कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होती है, उसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं। मैंने वो कहा था कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कई ऐसे कॉन्सेप्ट है कि जो बार बार रिपीट होंगे, जो बार बार रिपीट होंगे, और बार बार रिपीट करने का मकसद ये है कि इंसान एक दफ़ा से भूल जाता है, ठीक है ना। सो जब उसको बार बार रिपीट किया जाता है तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेते हैं, क्योंकि आप उसको फिर स्किप हो जाते हैं, फिर दोबारा जो चीज़ रिपीट होती है फिर आप याद कर लेते हैं, फिर आप याद कर लेते हैं। तो साइंस कहती है, रिसर्च कहती है कि 3 दफ़ा जब आप चीज़ गो थ्रू कर लेते हो so it's easy for you to remember that thing. So the grapevine communication, let me go through. Grapevine message don't follow formal line of hierarchy. ये formal structure के थ्रू communication नहीं होती। आप जिसके साथ आपकी दिल लगी हो जाती है, जिसके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो जाती है, जिसके साथ आपके इमोशंस, आपके एहसास, आपके जज्बात मैच कर जाते हैं, जहाँ आपको लगता है कि यार ये पर्सन मेरे मुताबिक है, वहाँ पे आप उसके साथ वो कम्युनिकेशन करना शुरू कर देते हो जो आप दूसरों के साथ नहीं करते। एक क्लास में सपोज देयर 100 स्टूडेंट्स, तो आप हर स्टूडेंट के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं करोगे। वो सिर्फ एक दो ही होते हैं कि जो आप जिनके साथ आप बैठना पसंद करेंगे, जिनके साथ आप कम्युनिकेशन करना पसंद करेंगे, ठीक है। सो दैट इज called the grapevine communication. So grapevine message don't follow formal line of hierarchy and is not controlled by the management. इसको मैनेजमेंट कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकती। आपकी पर्सनल लाइफ है, आप जैसे मर्जी कम्युनिकेशन करें। जैसे क्लास में आप किसके साथ बैठते हैं, किसके साथ आपकी दोस्ती आ रही है, आई कांट कंट्रोल, इट्स योर मैटर, इट्स योर लाइफ एंड यू हैव फ्रीडम इन योर लाइफ। ये आपकी पर्सनल लाइफ है, यू गॉट फ्रीडम, जिसके साथ आप चाहें आप दोस्ती कर सकते हैं, दिस नो प्रॉब्लम। इट्स स्ट्रेचेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द अथॉरिटी लेवल। ये आप अब ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दोस्ती, आपके सम टाइम मैंने देखा है कि एम्प्लॉयज़ की बॉसेस के साथ दोस्ती हो जाती है। मतलब देयर इज नो फिक्स कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर 100 पीपल, देयर आर 1000 पीपल वर्किंग, आप किसी के साथ भी आपकी फ्रैंकनेस हो सकती है। सपोज आप अकाउंट्स में काम कर रहे हैं तो एक मार्केटिंग का पर्सन है, उसके साथ आपकी फ्रैंकनेस स्टैब्लिश हो सकती है, आपकी दोस्ती यारी हो सकती है। ये कहना चाह रहा है कि इट्स देयर इज नो बाउंड्री फॉर दैट। आपका जिससे दिल चाहे आप उससे ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन ऑल डायरेक्शंस रिगार्डलेस ऑफ अथॉरिटी लेवल। उसका क्या लेवल है, उसका क्या बैकग्राउंड है, उसका क्या एजुकेशन है, ये सिर्फ आपके एहसास की बात होती है, आपके जज्बात की बात होती है। आपका माइंड क्लिक करना चाहिए कि यार आई हैव टू बी दैट पर्सन, सो यू बिकम अटैच्ड टू दैट पर्सन। यहाँ तक ओके है जी। सो ग्रेपवाइन मैसेज आर ओरल मैसेजेस, ये ओरल आप ज़बानी कलामी करते हो एंड आर मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड। इनका रिकॉर्ड रखना भी नहीं होता, अनडॉक्यूमेंटेड होता है कि जिनका रिकॉर्ड मेंटेन ना किया जाए। खुदारा जो ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आपकी वो पर्सनल होती है, उसको आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करके रखना, ठीक है, क्योंकि वो आपको खुद नहीं पता कि वो आपकी दोस्ती यारी कितने अरसे तक मेंटेन होने वाली है। सो अगर अभी तो आपने कोई पर्सनल मैसेज शेयर कर दिए, कोई पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर दी। पाकिस्तान में ऐसा बहुत होता है कि जब आपकी दोस्ती हो जाती है तो आप बहुत पर्सनल बातें कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हो और वो रिटन फॉर्म में कर देते हो, और आपकी सपोज कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद आपके आपस में नहीं बन पाई, तो फिर वो अगला पर्सन आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि देखें आपकी आई हैड दिस सॉर्ट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम यू। अगर आप उसके मुताबिक नहीं करोगे जैसे मैं कह रहा हूँ तो मैं इनको वायरल कर दूंगा, इनको मैं पब्लिक कर दूंगा, तो yourself gonna get प्रॉब्लम। तो ये कहना चाह रहा है कि ग्रेपवाइन मैसेज आर ओरल मैसेजेस एंड आर मोस्टली अनडॉक्यूमेंटेड। इनको अनडॉक्यूमेंट रखना होता है और होते हैं। मैसेज स्प्रेड आउट टू फास्ट एंड आर लाइकली टू टेक आवर्स इंस्टेड ऑफ डेज। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक अनाउंसमेंट होती है,
और आगे डिस्कस करूँगा। तो अनाउंसमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे न्यू डायरेक्टर को हमने हायर किया है तो वो फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, एक लेटर लिखा जाएगा, एक सर्कुलर लिखा जाएगा, वो फिर कहीं फिक्स किया जाएगा, कोई पढ़ेगा कोई नहीं पढ़ेगा, इट टेक्स टाइम। लेकिन जो अंदर की बात होती है वो फ़ौरन हो जाती है, वो बहुत जल्दी हो जाती है। आई गिव अनदर एग्जांपल कि हमारे पाकिस्तान में अगर आपने कोई भी सरकारी काम करवाना है, अगर फॉर्मल तरीके से करवाएंगे तो आपको पता है कितना अरसा लग जाएगा। सपोज मैंने मीटर लगवाना था, आई गोन थ्रू अ मीटर, ठीक है, आई विल नॉट मेंशन कौन सा मीटर वापडा का, या आपको साहब पता ही है वापडा का है या वो वाटर का है, कोई भी मीटर है आपका या कोई भी सरकारी काम है, कोई भी सरकारी काम है, तो वो आपको पता है कि अगर आप फॉर्मल तरीके से चलेंगे तो उसमें महीनों लग सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई पर्सन वहाँ जानने वाला है, या अगर आपको पता है ऊपर की जो मनी होती है लाइक रोकड़ा जिसे बोलते हैं, लाइक अगर आप वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करें तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है या आपको अपना रेफरेंस का बंदा ढूंढ के उससे काम करवा लेना, ये दैट्स कॉल्ड द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपकी ग्रेपवाइन लिंक्स हैं, अगर आप पर्सन आपके कॉन्टैक्ट में हैं, या अगर आप कोई और टूल यूज़ करते हो अदर देन फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है और वो कम्युनिकेशन बहुत क्विकली परफॉर्म होती है। और इट टेक्स समटाइम्स मिनट्स रादर आवर्स। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन आवर्स में होती है तो इनफॉर्मल जो है ना वो मिनट्स में हो जाती है। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन दिनों में होती है तो ये घंटों में हो जाती है जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है जी। व्हेन एम्प्लॉय सेंस uncertainty, insecurity or threat, they rely more on these messages and regard them more credible and reliable than message dating for formal communication by top management। ठीक है जी। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि आपको खुद ही पता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, जो एग्जेक्टिव हैं, जो डिसीजन लेने वाले हैं, वो एग्जैक्ट बात नहीं बताएंगे व्हाट इज हैपनिंग, वो असल कहानी खोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि वो आपको यकीन दहानी दिलाएंगे एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक। लेकिन ग्रे माइंड जो अंदर का बंदा होगा, जिसको अंदर की इंफॉर्मेशन होगी, वो अगर आपको बता देगा तो वो इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऑथेंटिकेट। आपको पता है कि जिस तरह से आई मस्ट से कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं जब पब्लिक के सामने आते हैं तो बड़े एक अपने आप को फरिश्ता शो करते हैं कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, हम आपको रोटी कपड़ा मकान देंगे, या जो भी हारे के नारे हैं वो आपको बड़ा ग्रैब करते हैं। ऐसा ही है ना, ओके। लेकिन अंदर की कहानी क्या होती है वो सिर्फ कुछ लोगों को ही पता होती है। अगर वो कुछ पॉलिटिशियन के साथ जो लोग अटैच हैं, अगर वो आपके दोस्त से आ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि यार अंदर कहानी क्या है, बिहाइंड स्टोरी क्या है। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि लोग जो है ना, जब वो अपने मकासद को हासिल करने के लिए बज़ाहिर आपको हर चीज़ को बड़ा अच्छा शो करेंगे, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ एब्सोल्युटली वेल, लेकिन बिहाइंड स्टोरी बड़ी गड़बड़ हो रही होती है, या अंदर खाते की ऐसी बातें होती हैं कि जो आपको डिस्कस नहीं की जाती हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि फिर आप इस केस में कि अगर ऐसा सिनेरियो, तो फिर आप ग्रेव वाइन पे ज़्यादा फोकस करते हो रादर द फॉर्मल कम्युनिकेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हेन एम्प्लॉयज सेंस अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी और थ्रेट, जब उनको थ्रेट होता है, कोई भी उनको इनसिक्योरिटी है, दे आर नॉट ओके, दे रिलाई ऑन दीज मैसेजेस मोर, वो ग्रे वाइन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड रिगार्ड देम मोर क्रेडिबल एंड रिलायबल देन मैसेज फ्रॉम फॉर्मल कम्युनिकेशन बाय टॉप मैनेजमेंट। वो इन मैसेज को ज़्यादा रिलाई करते हैं रादर द मैसेज डिलीवर फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट जी। उसके बाद है जी, ग्रेपवाइन प्लेज एन इमोशनल सपोर्टिव रोल फॉर द एम्प्लॉइज एंड कैन रियली वर्क वेल इन केसेस वेयर फॉर्मल कम्युनिकेशन डजंट सीम टू वर्क। इमोशनल सपोर्टिव रोल क्या होता है? इमोशनल सपोर्टिव रोल क्या होता है कि ये आपके जज्बात को तस्कीन देता है, ये आपकी इसका तल्लुक मकसद के साथ नहीं होता बल्कि आपकी एहसास के साथ होता है कि आप जिस चीज़ को अच्छा फील करते हो उसको डिस्कस करते हो, जिसको अच्छा फील नहीं करते उससे आप दूर होना शुरू हो जाते हो। ठीक है जी। सो ये बेसिकली आपके इमोशंस को सपोर्ट करने के लिए ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन आप करते हो, आप जिसमें आप कि अपनी ज़ात की तस्कीन ज़्यादा हो रही होती है, मकसद पूरा हो रहा नहीं हो रहा। जिस तरह से अब आपको पता है कि आपको डेली लेक्चर्स गो थ्रू करने हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, आपको पढ़ना है डेली बेसिस पे, तो ये दिस इज़ कॉल्ड द मकसद। लेकिन आप इन बिटवीन द लेक्चर, आप लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, किसी टीचर का लेक्चर गो थ्रू कर रहे हो, अब बीच में से एक आपके दोस्त की कॉल आती है, या लेट्स वॉच मूवी टुगेदर और लेट्स हैव सम आउटिंग टुगेदर। ठीक है, अब ये आपने क्या किया, ये ग्रेपवाइन कर दिया।
ठीक है। ये सपोर्टिव रोल है कि जहाँ पे आपके इमोशन ज़्यादा हैवी हो गए, ओके, जहाँ पे आपके जज्बात आपको इन्फ्लुएंस कर गए और आप अपने मकसद को कंप्रोमाइज़ कर गए। तो ये कहना चाह रहा है कि Grapevine plays an emotional supportive role for the employees and can work really well in cases where formal communication doesn't seem to work। अच्छा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कई ऐसे केसेस होते हैं कि जहाँ पे फॉर्मल कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। जिस तरह से आपको पहले एग्जांपल दी थी, लाइक आर्मी है। अब आर्मी ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, ये अगर फॉर्मल होंगे तो सबको पता होगा कि यार ये इंटेलिजेंस के लोग हैं, इनके सामने इन्फॉर्मेशन बिल्कुल इस तरह से पोर्ट्रे करें। लेकिन एक आम पर्सन आपको मिलता है और वो अपने आप को शो करता है, जी मैं रेडी वाला हूँ, मैं सब्ज़ी बेचने वाला हूँ, मैं फ्रूट बेचने वाला हूँ, ओके, और वो एक्चुअली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गेन कर रहा होता है या वो कोई चीज़ डिटेक्ट कर रहा होता है, कोई किसी के लिए मतलब वो स्पाई कर रहा होता है, ठीक है जी। सो अब यहाँ पे जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। यहाँ पे कौन सी कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेवाइन कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव। ग्रेवाइन में जहाँ पे आप अपनी अथॉरिटी शो नहीं करते, आपकी डेजिग्नेशन शो नहीं करते, अपना वर्क एक्चुअल वर्क शो नहीं करते, बल्कि आप अपना भेस बदल के या आप किसी और रूप में एक्चुअली कम्युनिकेशन कर रहे होते हो इन ऑर्डर टू गेट इंफॉर्मेशन दैट यू आर सपोज्ड टू गेट। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन मेक बेस्ट यूज ऑफ ग्रेवाइन फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। वही बात है कि जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ग्रेवाइन कम्युनिकेशन, जिस तरह से टीचर के सामने सब स्टूडेंट्स ओके हैं, पेरेंट्स के सामने सब बच्चे ओके हैं, लेकिन जो ही पेरेंट्स सामने, जो ही पेरेंट्स आपके सामने से लाइक ओझल हुए या जो ही टीचर आप क्लास से छोड़ के गया तो पीछे से स्टूडेंट्स का रिएक्शन होता है, टीचर स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अब एक अंदर खाते एक पर्सन होना चाहिए जो बताता रहे एक्चुअली कि व्हाट इज हैपनिंग। जो रियल राय है वो आप कभी भी हायर अथॉरिटी को नहीं देते। आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, बड़ों को आप मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बताते। अब आपस में डिस्कस तो कर रहे होंगे जो अपने कोलीग्स होते हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, बॉसेस को नहीं बताएंगे। आप बॉस के बारे में आप क्या सोचते हो, कि आप बॉस के सामने डिस्कस करोगे? कभी भी नहीं करोगे। लेकिन आपस में डिस्कशन कर रहे हो, अब आप कोलीग के साथ डिस्कशन कर रहे हो, आप कह रहे हो बॉस ऐसा है, बॉस वैसा है। अब आपको नहीं पता कि वो जो पर्सन है वो बॉस ने हायर किया, स्पेशली कि आप जो भी आपस में डिस्कशन हो, मेरे बारे में जो भी इनकी ओपिनियन, जो भी राय है, प्लीज़ मुझे बताते रहो कि व्हाट दे थिंक अबाउट मी, ठीक है जी। सो ये जो है ना, ये छुपे रुस्तम होते हैं जो ओपनली डिस्कस नहीं करते दैट हु वी आर। The last paragraph, however, often it is difficult to determine the source of original message. ग्रेपवाइन में क्योंकि ये अफवाह होती है, इसमें आप ओरिजिनल सोर्स को वो डिटेक्ट नहीं कर सकते मोस्ट ऑफ द टाइम। सपोज एक र्यूमर है जी कि जो है ना वो ट्यूसडे को छुट्टी होगी, ट्यूसडे को लेक्चर्स नहीं होंगे। अब र्यूमर है, अब किसने स्प्रेड की, यू डोंट नो, ठीक है। लेकिन हमारा माशा र्यूमर्स पे बड़ा फोकस करता है, यार सुने, यार वो ये कह रहा था, यार हमने ये भी सुना है, यार हमने वो भी सुना है, ठीक है। तो ये जो सारा सुना होता है जिसके पीछे कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता, किसने बात की, ये सारी कौन सी कम्युनिकेशन है? ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन है। सो विच क्रिएट्स अ लिमिटेशन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू सर्टेन ट्रूथ ऑफ अ फॉल्सहुड ऑफ अ ग्रेपवाइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये अपनी ज़ात में एक लिमिटेशन है, हमें नहीं पता होता कि बात किसने शुरू की, और उस इन्फॉर्मेशन को ऑथेंटिकेट करना हमारे लिए बहुत टफ होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फॉल्सहुड होती है, वो गलत इन्फॉर्मेशन होती है। इट मे आल्सो एम एट सर्विंग द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विद इन इट सपोर्ट रूमर्स टू स्प्रेड आउट, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो कम्युनिकेशन होती है, ये लोग अपने, कुछ लोग पेट के बड़े हल्के होते हैं, लाइक उनको कुछ ना कुछ होता है, वो बस चाहते हैं कोई बात निकले, कोई बात रूमर स्प्रेड हो, वो उनको मज़ा आता है, उनको चस्के लगाने में मज़ा आता है, उनको डिफरेंट, मतलब किसी के बारे में बात कर दी, यार सुना वो पर्सन ऐसे है, वो मैंने उस पर्सन को ऐसे करते हुए देखा, यू नो। तो यू नो अब उसने आगे बात की, उसने आगे बात की, तो फिर वो जो पर्सन है उसकी ऑथेंटिसिटी तो लूज़ हो गई, लेकिन अब बात किसने की ये समझ नहीं आ रही होती। तो ये कहना चाह रहा है कि उस पर्सन का एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है, उस मतलब कि वो ये चाह रहा है कि यार अगला पर्सन जो है ना वो डाउनग्रेड हो जाए, उसका एक सेल्फ अपना मफाद होता है, वो अपने मफाद को फुलफिल करने के लिए इस तरह की ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन करते हैं कि जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव राइट नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम,
हाँ राइट ऑब्जेक्टिव है तो दैट ग्रे वाइन इज ओके, आप किसी को अप्रिशिएट करें यार पर्सन इज सो गुड, लेकिन हम मोस्ट 95% 99% टाइम जब पर्सन को जाएगा तो हम बजाय उसकी पीठ के पीछे उसको अप्रिशिएट करने के हम उसके कीड़े निकालेंगे, उसकी वीकनेसेस पॉइंट आउट करेंगे, यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, मुंह पे उसके अच्छे होंगे लेकिन उसके बैक एंड पे हम वी नॉट गोना बी गुड एनफ. दिस इज आवर कल्चर. सो आई एम डन विद द ग्रेप वाइन. आर यू ओके? आर यू डन टिल हियर? ठीक है बेटा. So yes, so next is the negotiation. अब मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? नेगोशिएशन को. तो ये पॉइंट भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया, ठीक है. अब नेक्स्ट इज दी नेगोशिएशन. तो अब मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो नेगोशिएशन को डिस्कस कर रहा हूँ. यहाँ तक ओके जी. तो हमने सबसे पहले किसको डिस्कस किया? इंटरव्यू को डिस्कस किया. जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन करते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है और एक इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू रिस्पॉन्ड करता है, रिप्लाई करता है क्वेश्चंस को इंटरव्यूअर के, ताकि उसको वो जॉब मिल सके. तो बेसिक जो पर्पस होता है इंटरव्यू का वो टू गेट द जॉब, टू गेट द जॉब और टू हायर फॉर द जॉब, आप ताकि उस जॉब को हासिल कर सको. नेक्स्ट जो हमने पढ़ा वो ग्रेफाइन कम्युनिकेशन, जिसमें हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं. देखिए जो हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी इमोशन की कम्युनिकेशन होती है, जो हमारी दिल की कम्युनिकेशन होती है, ठीक है जी. उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो बल्कि जो करना है वो हमें नेगोशिएशंस को करना है. नेगोशिएशंस बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको पता है एक बायर होता है और एक सेलर होता है, ऐसा ही है ना. अब सेलर का मकसद ये होता है कि आपको मैक्सिमम चूना लगाए, देखिए वो इतना प्रॉफिट गेन करें, मतलब जो भी आपके जेब में पैसे सारे निकलवा लें. सेलर का तो ये मकसद होता है ना कि जो चीज़ सेल कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट से वो उस चीज़ को सेल आउट करें. लेकिन बायर का जो मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो ये चाहता है कि जो चीज़ मैं बाय करने लगा हूँ या तो वो बहुत ही सस्ती हो या वो चीज़ फ्री में मिल जाए. अब सेलर का जो ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम प्रॉफिट और जो बायर का ऑब्जेक्टिव है वो बचत करना है, ठीक. अब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, आया कि नहीं आया? इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए एक हमें एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन चाहिए. अगर सेलर अपनी बात पर रहेगा और बायर अपनी बात पर रहेगा तो फिर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. अब मैं आपको बड़ी एक स्ट्रीट लेवल की एग्जांपल देता हूँ, बड़ी एक कॉमन सी एग्जांपल है, आपके घरों की एग्जांपल है. सपोज आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में एक रेडी जो है ना, वो एक रेडी पे सब्जी बेचने वाला आता है, ठीक है जी. वो जी आवाज़ें लगा रहा है जी, सपोज 80 रुपये किलो टमाटर, 80 रुपये किलो टमाटर या 100 रुपये, लेट मेक इट 100 रुपीज़ केजी पर टमाटर, ठीक है जी. तो अब वो आवाज़ लगा रही जी 100 रुपीज़ केजी टमाटर. अच्छा, अगर और आपकी मॉम मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर निकलती हैं, वो उससे डिस्कस करती हैं. अब वो 80 कह रहा, आपकी मॉम 70 कह रही हैं या 80 कह रही हैं. अगर वो 100 पे खड़ा रहा और आपकी मॉम 80 पे खड़ी रही, तो क्या ये नेगोशिएशन हो पाएगी? क्या ये बिजनेस डीलिंग हो पाएगी? क्या ये बाइंग एंड सेलिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो 100 पे और ये आपकी मॉम जो है किस पे है, वो 80 पर है. अब इसके लिए करना क्या है कि उसको थोड़ा सा डाउन होना है, उसको अपनी पोजीशन को छोड़ना है और ही हैज़ टू कम सपोज ऑन 90, ठीक है. अब 90 और स्टिल आपकी मॉम 80 पे खड़ी है, फिर भी ये बिजनेस डीलिंग नहीं हो पाएगी. नो, योर मॉम हैज़ टू मूव फ्रॉम 80 to 90. दिस इज कॉल्ड द आइडियल एक्सेप्टेबल सोल्यूशन, कि जहां पे 50-50 दोनों ने कंप्रोमाइज किया. लेकिन नेगोशिएशन में विन वो कर जाता है कि जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जिसकी ओरल कम्युनिकेशन अच्छी होती है. और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेचने वाला होता है उसको पता होता है कि मैंने कैसे क्या कहानी सुनानी है, तो ये बायर ग्रैब हो जाएगा. जिस तरह पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जब चीज़ें महंगी होती हैं, जब सब्जी महंगी होती है, फ्रूट महंगा, तो कहते हैं जी सीज़न ख़त्म हो रहा है जी, पिछले मंडी तो माल नहीं मिला, ठीक है जी, और बारिश हो गई, मतलब वो उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं. मोस्टली एक्सक्यूजेस ये होते हैं कि देखें पीछे से मंडी से माल नहीं मिल रहा या उसका सीज़न ख़त्म हो रहा है, इस वजह चीज़ महंगी हो रही है. अब उनके पास ऐसी कहानियाँ होती हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उन्होंने पकाए हुए होते हैं, मतलब वो बोल बोल के ना दे आर सो पुख्ता हो चुके होते हैं और आप उनको बिलीव कर लेते हैं. उनको जो बोलने का तरीका होता है इतना कन्विंसिंग होता है कि आप अगर वो 100 ही कह रहा है तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप 100 की वो चीज़ बाय कर लेंगे. तो ये कहना चाह रहा है कि नेगोशिएशन में विन वो करता है कि जिसकी बोलने की सलाहियत ज़्यादा अच्छी होती है, जो अच्छे तरीके से डील कर सकता है, ठीक है. तो आइडियल सोल्यूशन ये है कि बायर और सेलर
दोनों 50-50 कंप्रोमाइज़ करेंगे। आपको एग्जांपल दी 100 से जो सेलर है वो 90 पर आ जाए और जो आपकी मॉम जो बायर है वो भी 80 से 90 पर आ जाए, दैट इज एन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है जी। तो दिस इज कॉल्ड द नेगोशिएशन। अब मैंने आपको बेस बना दिया नेगोशिएशन की, तो लेट मी गो थ्रू द बुक। नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस इन विच देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज। ठीक है, एटलीस्ट देयर आर 2 पार्टीज, कम से कम 2 पार्टीज होती हैं, एंड ईच पार्टी नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर टू रीच टू अ डिजायर आउटकम। ठीक है जी। सो हर पार्टी दूसरे पार्टी पर रिलाई कर रही होती है कि वो अपनी पोजीशन पे थोड़ा सा नीचे आए ताकि हम कोई डिजायर आउटकम ले सकें। अगेन जी, नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस विद देयर आर एटलीस्ट 2 पार्टीज, 2 पार्टीज होती हैं, बायर और सेलर्स, एंड ईच पार्टी नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर्स। हर पार्टी दूसरे पार्टी का मुंह देख रही होती है कि अगर वो थोड़ा सा नीचे आएगा या ऊपर आएगा तो ही बात बनेगी। सेलर जो है वो बायर के मुंह को देख रहा होता है, यार प्लीज थोड़ा सा ऊपर आ जा, और बायर जो है ना वो रिक्वेस्ट कर रहा होता है, यार थोड़ा सा प्लीज अपनी कीमत को थोड़ा नीचे कर दे। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अदर टू रीच अ डिजायर्ड आउटकम। आई गिव अनदर एग्जांपल। आपने घर खरीदना है और घर जो है वो है 1 करोड़, 1 करोड़ का घर है सपोज, उसमें जो प्राइस लगी कोटेड है वो 1 करोड़ है। ओके, अब आप जो कोट करते हैं, या लेट इट मेक लाइक 5 करोड़। ठीक है, अब घर की आजकल जो 1 करोड़ में तो शहरों में डिफिकल्ट टू हैव द हाउस, 5 करोड़। ओके, अब 5 करोड़ में जो उसकी प्राइस टैग है वो 5 करोड़ है। अब आप लगाते हैं, आप शुरू करते हैं 4 करोड़ से, 4 करोड़ से, और वो 5 करोड़ कह रहा है। अगर वो 5 करोड़ पे खड़ा रहा और आप 4 करोड़ पे स्टैंड किए रहे, तो क्या ये नेगोशिएशन हो पाएगी? इसको सक्सेसफुल करने के लिए कहना चाह रहा है कि वो इन्वॉल्वमेंट अदर पार्टी। अब जो सेलर है वो 5 करोड़ पे कह रहा है, यार कि प्लीज थोड़ा ऊपर आ जा, प्लीज 4 करोड़ से ऊपर आ जा। ठीक है, 5 करोड़ चल ना दे, कुछ तो ऊपर आना। और बायर कह रहा है, यार प्लीज थोड़ा नीचे आओ, 5 करोड़ थोड़ा नीचे आओ। ओके, कुछ तो नीचे आओ। ठीक है, तो आइडियल सोल्यूशन ये है कि 50-50 कर लें, 450 कर लें, ना उसकी ना मेरी ना उसकी ना मेरी। लेट मेक इट एन आइडियल। Okay, so let's make it 450, 4 crore and 50 lakh rupees. So that is gonna be an ideal negotiation. लेकिन इसमें विन वो कर जाएगा, सपोज अगर सेलर जो है वो अच्छी नेगोशिएशन कर लेता है तो वो आपको 480 में सेल कर देगा। अगर आप अच्छे नेगोशिएटर हैं तो शायद आप 4 करोड़ 20 लाख में, 30 लाख में आप उसको बाय कर लें। ठीक है जी, यहाँ पे ये कहना चाह, उसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, द पार्टीज बिगिन नेगोशिएशन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हर एक पार्टी का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, सेलर का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है और बायर का आपको पता ही है एक डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, और सेलर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट, और बायर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न द सेम प्रोडक्ट इन अ वेरी चीपर वे। ठीक है, बहुत सस्ते दामों उस चीज को खरीद लें। एंड ईच पार्टी कंसिडर अदर पार्टी विल बी विलिंग टू मॉडिफाई इट्स इनिशियल पोजीशन एंड कंप्रोमाइज टू रीच अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस। ठीक है जी, एंड ईच पार्टी कंसिडर दैट अदर पार्टी विल ब्रिंग टू मॉडिफाई इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और हर पार्टी दूसरे पार्टी का मुंह देख रही होती है कि किसी तरह से ये अपनी इनिशियल पोजीशन को मॉडिफाई कर ले, अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज कर ले। जो उसने इनिशियल बोली लगाई है, जो इनिशियल उसने कीमत लगाई है, जो प्राइस वो कोट कर रहा है, वो उसको थोड़ा सा चेंज कर ले। हमारे कल्चर में तो बहुत ज़्यादा जी, हम बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं, और फीमेल्स तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करती हैं कि इसको और कम करो, इसको और कम करो। ठीक है जी, एंड कंप्रोमाइज टू रीच अ सक्सेसफुल आउटकम। एंड कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज करना पड़ता है, सेलर को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और बायर को भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर सेलर अपनी प्राइस में स्टैंड किया रहा और बायर अपनी प्राइस में स्टैंड किया रहा, तो फिर ये नेगोशिएशन नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, सो एंड कंप्रोमाइज टू रीच अ सक्सेसफुल आउटकम ऑफ द नेगोशिएशन प्रोसेस। तो जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा उस वक्त तक ये नेगोशिएशन सक्सेसफुल नहीं होगी, ये डील सक्सेसफुल नहीं होगी। ओके जी, द लास्ट पैराग्राफ अबाउट द नेगोशिएशन इज, नेगोशिएशन इज अ स्किल। ये स्किल है, स्किल होता है कि जो आपको वक्त के साथ साथ समझ में आती है, मारे खा के समझ में आती है। स्किल इज समथिंग के जब तक आपको रगड़ा नहीं लगता मार्केट का, जब तक आपको जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं होता, जब तक आपको बाइंग और सेलिंग का एक्सपीरियंस नहीं होगा, उस वक्त तक आप में स्किल डेवलप नहीं। स्किल इज समथिंग दैट लिव विद द प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू बाय एंड सेल, द मोर यू डेवलप दिस स्किल। तो नेगोशिएशन इज अ स्किल दैट मैनेजर्स नीड टू फ्रीक्वेंटली अडॉप्ट
ये अगर आपने मैनेजर बनना है आप, क्योंकि मैनेजर का काम क्या होता है, बाइंग एंड बाइंग, मतलब कोई कंपनी का लाइक एक बैंक का मैनेजर है, अब ही इज रिस्पॉन्सिबल कि अपनी ब्रांच के लिए वो नया फर्नीचर जो है ना वो बाय करे या स्टेशनरी वो बाय करे, यू नो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो बीइंग अ मैनेजर ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंग और सेलिंग के, ठीक है। सो इनके पास नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैनेजर आप उसी वक्त बनेंगे, डायरेक्टर आप उसी वक्त बनेंगे जब आप में अच्छी नेगोशिएशन स्किल्स होंगी। अगर आप में नेगोशिएशन स्किल्स ही नहीं है, यू कांट बी अ गुड डायरेक्टर, यू कांट बी अ गुड मैनेजर। आपको बल्कि हायर आपको उस पोजीशन पे लाया नहीं जाएगा, ठीक है जी। सो एक आम सबऑर्डिनेट में, एक आम एम्प्लॉय में और टॉप मैनेजर में मेन डिफरेंस जो होता है वो होता है नेगोशिएशन का। जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने होते हैं, उन्होंने बाइंग करनी होती है, ओके लाइक उन्होंने बिल्डिंग बाय करनी है बिजनेस के लिए, उन्होंने फर्नीचर बाय करना है बिल्डिंग बिजनेस के लिए, उन्होंने कंप्यूटर्स बाय करने हैं क्योंकि बिजनेसेस के लिए, तो दे रियली एंजॉय अ गुड नेगोशिएशन स्किल्स। So negotiation is a skill that managers need to frequently adopt. For example, when agreeing prices with suppliers, एक supplier जो है वो चीज़ को सप्लाई कर रहा है, तो अब प्राइस को जो एग्री करवाना है वो दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आर गेनिंग बाय इन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू एक्सेप्ट डेलीगेटेड वर्क। अब मैनेजर्स बाय इन होता है कि अब उसमें ये स्किल होनी चाहिए कि मैनेजर सारे काम खुद नहीं करता, बाय इन कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई काम डेलीगेट कर दें। अगर सारे काम उसने खुद ही करने तो सबसे बेवकूफ़ और निकम्मा वो मैनेजर है। मैनेजर डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि वो अपने काम दूसरों को डेलीगेट कर देता है, और उसमें नेगोशिएशन मतलब उसमें इतनी स्किल होनी चाहिए, उसको पता हो कि यार मैंने किस बंदे को कौन सा काम देना है तो वो काम एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेगा। अब एक पर्सन वो उस काम में माहिर ही नहीं है या उस काम में वो इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, तो आप उसको वो काम दे दें तो वो उस काम का सत्यानाश करेगा, बेड़ा गर्क करेगा। ओके तो कहना ये चाह रहा है कि बाय इन होता है कि उसको, ये अच्छे लीडर्स होते हैं, अच्छे मैनेजर, उनको पता होता है कि किस पर्सन से क्या काम करवाना है। उनके डिफरेंट फॉलोअर्स होते हैं, डिफरेंट सबऑर्डिनेट्स होते हैं, एंड दे नो विच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव विच वर्क। तो ये कहना चाह रहा है कि बाय इन फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स कि उनको वो काम डेलीगेट करे, टू बाय इन फ्रॉम टू एक्सेप्ट डेलीगेटेड, ताकि वो इजीली उस वर्क को एक्सेप्ट कर लें। ओके जी। सो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन नेगोशिएशन की दे दी है। अब जो बाकी स्टेप्स हैं दे आर टाइम क्योंकि फिनिश हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बाकी पॉइंट भी सारे कवर करूंगा, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टूड। आज जो मैंने कवर किया सबसे पहले मैंने जो स्टार्ट किया था वो मैंने किया था डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। उसके बाद जो मैंने डिस्कस किया डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अब फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल कम्युनिकेशन। मैकेनिकल कम्युनिकेशन भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो ओरल कम्युनिकेशन, जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें जो सबसे पहला इंटरव्यू वो मैंने कवर कर लिया है, दूसरा ग्रे वन उसको मैंने कवर कर लिया है, अब तीसरा मैं कवर कर रहा हूँ दैट इज द नेगोशिएशन। इसकी मैं सिर्फ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की है, अब इसके डिफरेंट पॉइंट्स और डिफरेंट स्टेजेस हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ओके सो होप टू सी यू अगेन। ओके स्टडी वेल। Okay, I hope you are going to understand what I discussed today. Take good care of yourself and Allah Hafiz.